नमस्ते, मैं हूं दिनेश देवानी और आप सभी का स्वागत है उदयपुर वाले स्पीक पर। एक ऐसा मंच जहां पर हर बार हम कुछ ऐसी हस्तियों को बुलाते हैं जिन्होंने अपने दृढ़ निश्चय, संकल्प, जोश और जुनून के साथ एक मुकाम तो हासिल किया ही है, बल्कि काफ़ी सारी जिंदगियों में पॉजिटिव चेंज लाए हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं उदयपुर की वेल नोन सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपिक सर्जन and IVF expert Dr. Monica Sharma. She is also the director of Sparsh Women Hospital. In the field of IVF, Sparsh Women Hospital ने काफ़ी सारे नेशनल अवार्ड जीते हैं और यह डॉक्टर मोनिका शर्मा का हार्डवर्क और डेडिकेशन ही है जिसने स्पर्श हॉस्पिटल को इस मुकाम तक पहुंचाया है और काफ़ी सारे कपल्स को संतान सुख दिया है। IVF को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं और बहुत सारे मिथ हैं। आज इस कॉन्वर्जेशन में उन सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर करते हैं और आइए जानते हैं डॉक्टर मोनिका की कहानी उन्हीं की जुबानी। वेरी गुड इवनिंग मैम, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड, थैंक यू। वेलकम टू उदयपुर वाले स्पीक। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। मैम, सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आता है कि आजकल ये जो हेल्थ कंडीशन डिप्राइव होती जा रही है उसकी क्या वजह है? देखिए, ये मल्टी फैक्टर एसोसिएशन है यहाँ पर, क्योंकि लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो गई है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, प्रैक्टिकली एवरीबडी इज़ सिटिंग ऑल द टाइम, स्पेशली विद मोबाइल्स। इसके अलावा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है आज के टाइम में, खाने पीने में चेंजेस हैं, पोल्यूशन है, न्यूट्रिशन डिप्राइवेशन है। तो ये सारे फैक्टर्स अगर हम देखें तो ये एक साथ में काम करते हैं या सेपरेट भी वर्क कर सकते हैं, और इसकी वजह से हेल्थ इन जनरल जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट हुई है। दो अवेयरनेस जो है वो बढ़ती जा रही है, नाउ पीपल आर मोर अवेयर, but they are aware in terms of they are watching more content on social media related to health, but they themselves are not following those rules, so this is the problem. मैम, उस कंटेंट की ऑथेंटिसिटी भी तो एक प्रॉब्लम है। हाँ, एक्चुअली कंटेंट की ऑथेंटिसिटी भी है, बहुत सारा अच्छा वैलिड कंटेंट भी है, लेकिन आपको डिसिप्लिन के साथ में अपनी रूटीन लाइफ में वो चीज़ें फॉलो करनी होती हैं, तब जाके कहीं आप पॉजिटिव हेल्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हेल्थ ही एक ओनली कंडीशन है कि जिससे इनफर्टिलिटी लीड होती है या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी कुछ चीज़ है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। हेल्थ मतलब जनरल हेल्थ की अगर हम बात करें, मेल फीमेल दोनों, बिकॉज इनफर्टिलिटी is a segment which deals with both male and female. It's not only female factor as most of the people they think about, or the people are approaching gynecologist for this as they think that the female partner is responsible. But ऐसा नहीं है, 50-50% मेल फैक्टर और फीमेल फैक्टर दोनों का रोल होता है। तो हम जो हेल्थ की बात कर रहे थे, तो इन जनरल जैसे जैसे हेल्थ डिटेरियोरेट होती है वैसे वैसे फर्टिलिटी डिक्लाइन होती है, बट दिस इज़ नॉट द सोल फैक्टर। कहीं कहीं जेनेटिक इश्यूज भी हैं, कहीं दूसरे फैक्टर्स भी हैं, जैसे एज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है, पोस्टपोनमेंट ऑफ मैरिजेस एंड पोस्टपोनमेंट ऑफ कंसेप्शन, क्योंकि फीमेल्स जो हैं वो करियर ओरिएंटेड हैं, या कपल्स जो हैं रादर वो करियर ओरिएंटेड हैं, तो वो फर्टिलिटी को या प्रेगनेंसी पार्ट को जो है वो सेकेंडरी कर देते हैं। उनको लगता है ये तो हो जाएगा बाद में, तो वो जो पोस्टपोनमेंट है उसकी वजह से जो एज बढ़ती जाती है तो वो अपने आप में एक नेगेटिव फैक्टर हो जाता है। तो ऐसे कई सारे नेगेटिव फैक्टर हैं जो वर्क करते हैं फर्टिलिटी को डिक्लाइन होने में। मतलब जो पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे कि एक सही उम्र में शादी होना ज़रूरी है, एक्चुअली फर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सूनर द एज बेटर द फर्टिलिटी वुड बी, बट नाउ द थिंग इज करियर ओरिएंटेशन इज़ नॉट बैड। किसी भी फीमेल का या मेल का भी करियर ओरिएंटेड होना बहुत ज़रूरी है। ज़माना जो है वो पूरा का पूरा उसी तरफ जा रहा है, तो नए ऑप्शंस भी आ गए हैं। मेडिकल साइंस कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, तो नए ऑप्शंस जैसे oocyte फ्रीजिंग वगैरह भी आ चुके हैं कि अगर आप अपने करियर को प्रायोरिटी पे रखते हैं आज की डेट में, तो फ्यूचर के लिए आप अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ऐसे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, एंड एक्चुअली मेनी फीमेल्स नाउ दे आर अवेयर अबाउट इट एंड दे आर कमिंग एंड आस्किंग अस क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस। तो एज पर स्टैटिस्टिक्स इंडिया में मेनली क्या रीजंस है इनफर्टिलिटी के? देखिए, दिस इज़ द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सो करीब करीब जो रीजंस हैं या जो इसको हम एटियोलॉजिकल फैक्टर्स बोलते हैं मेडिसिन में, तो वो सेम ही हैं वर्ल्ड वाइड, वही चीज़ें इंडिया में भी हैं। हाँ, कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जो हम मानते हैं कि उनका प्रिवेलेंस इंडिया में ज़्यादा है, लाइक ट्यूबरकुलोसिस, वो हमेशा से ही ज़्यादा है, वेस्टर्न वर्ल्ड में वो इतना कॉमन नहीं है। अदरवाइज जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं इनफर्टिलिटी के, वो वर्ल्ड वाइड सेम ही देखे जा रहे हैं, जिसमें लाइफ स्टाइल का बहुत बड़ा रोल है।
और उसके अलावा जो डिजीजेज हैं, हार्मोनल इम्बेलेंस है लाइक पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस, जो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, वो करीब करीब सेम रीजंस हैं। करंट स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि 1 in every 6 कपल्स, आप देखिए कितना बड़ा नंबर है कि 1 in every 6 कपल्स इज नाउ सफरिंग विद इनफर्टिलिटी समवेयर और अदर एट अदर पार्ट। सो वर्ल्ड वाइड यही स्टैटिस्टिक्स अभी चल रही है, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। तो जिस तरह से हम कार्डियक डिजीजेस की, हार्ट डिजीजेस की बात करते हैं, जैसे हम डायबिटीज़ की बात करते हैं, तो जितना प्रेवलेंस इनका बढ़ता जा रहा है उसी अनुपात में, उसी रेशो में इनफर्टिलिटी भी बढ़ रही है। और करीब करीब इन सब डिजीजेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो लाइफ स्टाइल फैक्टर्स हैं। हालांकि ट्रीटमेंट बहुत अच्छे आ चुके हैं, हम ऑलरेडी आईवीएफ जो है वो अब एस्टैब्लिश्ड ट्रीटमेंट है, पहले की तरह से आईवीएफ एक टैबू नहीं रहा और बहुत अच्छे से अवेलेबल है आम जन को। तो आईवीएफ के से हमको ये पता चलता है कि इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस और कितना बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ आईवीएफ साइकिल्स जो है वो प्रैक्टिकली एवरी ईयर जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इंडिया में भी इंडिया इस सेगमेंट में मेडिकल टूरिज्म भी रिसीव करता है, बहुत सारा बाहर से पेशेंट्स भी आके यहाँ आईवीएफ करवा रहे हैं, और वर्ल्ड वाइड आईवीएफ के इंसिडेंस जो है वो रेगुलरली बढ़ते जा रहे हैं। आपके इस जवाब से मेरे अंदर 2 सवाल आए हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कंसीडर्ड टू बी अ टैबू, यस राइट, तो जो 1:6 का रेशियो है वो रिकॉर्डेड एक रेशियो है। यस, आई एम जस्ट डिस्कसिंग विथ यू, कुछ ऐसे केसेस भी तो हैं जो अभी तक इस टैबू को कंसिडरेशन में रिकॉर्ड में नहीं आते। बहुत सारे केसेस नहीं आते हैं, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्रीज में जहाँ पर लोग शादी के बाद में 10 साल, 15 साल, 20-20 साल निकाल देते हैं। आप देखें सिर्फ उसमें कहीं कुछ रिलीजियस इश्यूज भी इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत सारा एक सोशल प्रेशर और एप्रीहेंशन भी रहता है, तो लोग खुल के डिस्कस नहीं करते हैं। बट फिर भी मैं कहूँगी कि पहले के कंपैरिजन में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, जिसमें सोशल मीडिया का पॉजिटिव इम्पैक्ट मैं कहूँगी कि है। तो बहुत सारी चीज़ें लोगों को पहले से ज़्यादा जानकारी है। अब आईवीएफ सेगमेंट ऐसा नहीं है कि लोग आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में या वर्ड ना जानते हो, ऐसा नहीं है। दे नो ईदर आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी। बट हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर अभी भी लोगों के मन में एक सवाल या एक डर सा बना रहता है। And I would say one of the good reason is doctors like you present in our country, जो इस अवेयरनेस को घर घर तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे प्रयास रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन माई वुड बी कि सबसे बड़ा जो मिथ है आईवीएफ को लेकर कि जो आईवीएफ से बच्चा होगा वो माँ बाप का नहीं होगा। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। हालांकि इट्स अ प्योर मिथ, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि सेल्स जो होते हैं वो हस्बैंड वाइफ के खुद के होते हैं। हाँ, जहाँ पर कोई ऐसे डिजीजेज हैं कि वाइफ जो है वो एग प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही है, या फॉर दैट मैटर हस्बैंड स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, या फिर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उस केस में डोनर कंसिडर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं ये चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि इंडिया में आईवीएफ अभी एक लॉ के तहत है, ART एक्ट है यहाँ पर। तो हर चीज़ जब कानून के सहारे से हो रही है, कानून के अंडर में हो रही है, तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत पर्टिकुलर मैनर में की जाती है। हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन का, कंसेंट का बहुत बड़ा रोल है। तो जब कहीं डोनर सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ऑफकोर्स वो यूज़ होती हैं, लेकिन वो पहले पेशेंट को पूरा इन्फॉर्म्ड कंसेंट के साथ में, रिटर्न कंसेंट के साथ में फिर हम लोग प्रोसीड करते हैं। हम लोग मतलब कोई भी आईवीएफ सेंटर फिर प्रोसीड करता है। तो इट्स अ प्योर मिथ कि बच्चे खुद के नहीं होते हैं। कई बार पेशेंट्स ये सवाल हमसे करते हैं, और जहाँ पर ये होता है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर हम डॉक्यूमेंटेशन के साथ में, डोनर के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो इसी में जो है सबसे बड़ा रोल आता है अवेयरनेस और काउंसलिंग का, राइट। ये काउंसलिंग वर्ड हम एक्चुअली मिस कर जाते हैं। अवेयरनेस अपनी जगह होती है, बट जो कपल्स इस फेज से गुजर रहे हैं और जिनको काउंसलिंग की एक मस्ट रिक्वायरमेंट है टू गेट अवेयर अबाउट दैट वी आर इन्वॉल्व एज अ पार्ट ऑफ लॉ, आईवीएफ क्या है, क्यों है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आई वांट टू फोकस ऑन द वर्ड काउंसलिंग। काउंसलिंग, so here I would say the counseling here plays a very, very crucial role. Counseling, not only the psychological counseling, but the emotional counseling, the social counseling, the financial counseling. So a lot of aspects of counselings are involved here, एक ही केस में। तो आपको उनको बेसिक डिजीज के बारे में बताना है, अवेयरनेस देनी है, उनकी खुद की क्या प्रॉब्लम है जिससे वो सफ़र कर रहे हैं वो बताना है,
और फिर बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो काउंसलिंग का हो जाता है, बिकॉज मेनी अ टाइम्स दे डोंट एक्सेप्ट कि उनको ये प्रॉब्लम है. अपेरेंटली एवरीथिंग लुक्स नॉर्मल, यू नो, जब तक आप इन्वेस्टिगेशन और वर्कअप करके किसी डायग्नोसिस तक नहीं आते हैं तब तक ये लग रहा होता है सब कुछ ठीक है. और फिर हम जो कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया चलती है, तो वो एक उम्मीद लेके बैठे होते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. सो दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट, दे वांट टू डिनाई कि नहीं, ये फैक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता है. तो इसके लिए भी काउंसलिंग चाहिए. फिर उनको फैमिली में डिस्क्लोज करना है, उसके लिए काउंसलिंग चाहिए. देन इफ दे आर स्पेंडिंग मनी ऑन आईवीएफ ट्रीटमेंट, तो एक फाइनेंशियल काउंसलिंग चाहिए. तो बहुत सारी काउंसलिंग पेशेंट को रिक्वायर होती है. तो हम अपनी यूनिट में काउंसलिंग जो काउंसलर्स होते हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा रखते हैं. बट हाँ, अभी भी सोसाइटी जो है वो डॉक्टर की काउंसलिंग पे ज़्यादा ट्रस्ट करती है, ज़्यादा फेथ है उनका उस चीज़ मैम में. इसीलिए तो कहते हैं कि आधी बीमारी डॉक्टर के बात करने से सॉल्व हो जाती है. बिल्कुल बिल्कुल होती है. ये फैक्टर ज़रूर हम लोग मानते हैं कि करीब 50% एस्पेक्ट किसी भी डिजीज़ का, चाहे कोई फिजिकल डिजीज़ एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, उसका 50% जो है वो साइकोलॉजिकल और मेंटल होता है. तो उस पार्ट को पहले सॉल्व करना, ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है. हम मिथ ब्रेक कर ही रहे हैं, तो इसी सीरीज में एक और बहुत बड़ा मिथ है कि आईवीएफ में तो ईदर इट कुड बी ट्विंस और ट्रिपलेट्स. तो क्या ये सच है? देखिए, पहले जब आईवीएफ स्टार्ट हुआ था तो एक इस तरह का बिलीफ था डॉक्टर्स में और मेडिकल साइंस में भी कि 2 या 3 एम्ब्रियोज अगर अंदर रख दिए जाएंगे इम्प्लांटेशन के लिए तो सक्सेस रेट थोड़ी बढ़ेगी. तो अगर एक एम्ब्रियो नहीं भी सर्वाइव करता है तो एक तो करेगा. लेकिन धीरे धीरे जो है वो जैसे जैसे साइंस प्रोग्रेस कर रही है, आईवीएफ में एडवांसमेंट्स आ रहे हैं, तो अभी हम मिनिमम स्टिमुलेशन यानी कि कम एग्स बनाने पे ताकि साइड इफेक्ट कम हो और कम एम्ब्रियो ट्रांसफर पे फोकस करते हैं. जैसे हम हमारे सेंटर की बात करें तो हम अगर बहुत अच्छा क्वालिटी का एम्ब्रियो है तो एक सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर पे मैं जाती हूँ जनरली, या मैक्सिमम हम 2 एम्ब्रियो अंदर रखते हैं. तो 1 या 2 एम्ब्रियो हम रखेंगे, वो भी हम पेशेंट की पहले उनसे डिस्कस करते हैं कपल कि वो किस तरह से खुद चाहते हैं, उनकी कंसेंट लेते हैं और फिर प्रोसीड करते हैं. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा ट्विंस या ट्रिपलेट्स होते हैं. ट्रिपलेट्स तो एक्चुअली वो ज़माना गया. 3 एम्ब्रियो तो जैसे मैं तो कभी ट्रांसफर देती नहीं हूँ, पर हाँ, ट्विंस होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, स्पेशली व्हेन द कपल इज विलिंग फॉर इट. Okay. Personally, I do believe in energies and vibes, right? So we were preparing for the interview, and when you entered, so there is a different energy in the room. Okay. So my question is, how do you keep yourself so energetic, so into the, मेरे को एक विजन दिख रहा है कि you are working for a vision, एक मोटिव दिख रहा है. तो जब तक वो मोटिव नहीं होता है, एक ऐसा सब्जेक्ट या फिर एक ऐसा कैटेगरी जो ऑलरेडी एक टैबू फॉर्म में इंडिया जैसी कंट्री में है, उस पे परस्यू करना, अवेयरनेस फैलाना और इतने सारे घरों में खुशियां लाना, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ सो एनर्जेटिक एंड सो फोकस्ड ऑन योर मोटिव? देखिए, वैसे बहुत इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच होती है सबकी एनर्जेटिक रहने के लिए. डॉक्टर्स इन जनरल दे आर एनर्जेटिक पीपल, ऐसा मुझे लगता है. शायद हम लोगों की ट्रेनिंग्स और इतनी रिग्रेस होती है तो वहीं से, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल काफ़ी चीज़ें वेरी करती है. मैं ग्रेटिट्यूड में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ. सो आई थिंक दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एंथुसियाज्म एंड पॉजिटिविटी इन मी. और वो मैं अपने पेशेंट्स को भी हमेशा बोलती हूँ, सोसाइटी को भी मैं एक जनरल मैसेज यही देना चाहती हूँ. फिजिकल और मेंटल प्लस इमोशनल फिटनेस के लिए अवेयर रहें, अपने बड़ों को हमेशा रेस्पेक्ट देते रहें और ग्रैटिट्यूड, एक कोई जो ऊपर वाली शक्ति होती है उसमें हमेशा विश्वास रखें, तो रिजल्ट्स मिरेक्युलस होते हैं. मैम, बहुत सारे सवालों के जवाब मिले हैं और बहुत सारे सवाल बाकी हैं. तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सीरीज इज कि इफ अनफर्टिलिटी का जो कंबाइंड ट्रीटमेंट अप्रोच है वो क्या रहेगा, द कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू अनफर्टिलिटी? देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो पेशेंट्स के पास या सोसाइटी में जाना चाहिए कि इनफर्टिलिटी का मतलब सिर्फ एक ट्रीटमेंट अप्रोच नहीं है कि आपने आईवीएफ कर दिया. इट शुड बी अ कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट अप्रोच. हो सकता है पेशेंट को एक छोटा सा खाने का टैबलेट दिया जाए और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. हो सकता है पेशेंट को कोई ट्यूबल ब्लॉक से इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें आप लेप्रोस्कोपी करके या हिस्ट्रोस्कोपी करके ट्यूब्स के ब्लॉक ओपन कर दो. और अगर ज़रूरत है कि और किसी चीज़ से अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, देन आईवीएफ इज़ द ट्रीटमेंट. आईवीएफ की सक्सेस रेट को इम्प्रूव करने के लिए भी लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी को हम उसके साथ में कंबाइंड करते हैं. तो ये कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट अप्रोच जो होती है पेशेंट को, इसके रिजल्ट्स वंडरफुल होते हैं.
It's not like you are just doing IVF in each and every infertility. So that was my actually question कि IVF is not the It's not the only treatment. Yeah. It's not. Actually, if we are seeing on the statistics thing, then IVF is required only in 15 to 20% of infertility patients. उसके अलावा oral medications या male infertility है तो उसका treatment, जो डिजीज पर से ये चीज कर रही है, जो रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के लिए, उसका ट्रीटमेंट, लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, IUI, then comes IVF. So there are a lot of treatment options available, and we can combine them, so cumulatively patient can be benefited. Ma'am, my next question is actually a viral term, egg freezing. सेलिब्रिटीज भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं टर्म्स को, और ये आजकल ट्रेंडिंग टर्म है और शायद ट्रेंडिंग रहने भी वाला है, तो इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, एग फ्रीजिंग एक तरह का मेडिकल प्रोसीजर है, ट्रीटमेंट है। दो तरह से एग फ्रीजिंग के इंडिकेशंस होते हैं, वन इज मेडिकल एग फ्रीजिंग, वन इज सोशल एग फ्रीजिंग। तो ये जो भी ट्रेंडी टर्म जो है, वो जिसकी आपने बात की, जो वायरल हो रखी है, दैट इज बेसिकली अबाउट सोशल एग फ्रीजिंग। क्योंकि मेडिकल एग फ्रीजिंग तो जैसे कैंसर पेशेंट्स हो गए, या जहाँ पर कोई इस तरह की थेरेपी या ट्रीटमेंट चल रहा है जिसमें ओवरीज अफेक्ट होने वाली है, डैमेज होने वाली है, तो उन कंडीशंस में पहले से एग्स को निकाल के फ्रीज करके रख लिया जाता है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्यूचर फर्टिलिटी। पर जो सोशल फ्रीजिंग है वो है बेसिकली रिलेटेड करियर ओरिएंटेड फीमेल्स के साथ में, या फिर उन सब फीमेल्स और कपल्स के साथ में जो किसी पर्टिकुलर सोशल रीजन से या पर्सनल रीजन से अपनी फर्टिलिटी को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन करना चाहते हैं, कंसेप्शन को, पर फर्टिलिटी को प्रिजर्व रखना चाहते हैं। प्लस क्या होता है कि एक एज के बाद में अगर आप उन एग को यूज करोगे, क्योंकि जैसे हर लेडी की एजिंग होती है, उसकी बॉडी में एग की भी एजिंग होती जाती है। एग जो होते हैं वो राइट फ्रॉम बर्थ होते हैं, नए एग्स प्रोड्यूस नहीं होते। ये एक फैक्ट है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अंडे की एजिंग होती जाएगी। लेकिन अगर आपने उसको टाइम, समय रहते अगर वो एग्स हमने बाहर निकाल लिए और उनको हमने फ्रीज करके रख दिया, तो आपकी एजिंग हो रही है पर वो एग उस पर्टिकुलर एज पे फ्रीज हो गए। सो यू कैन यूज दोज पर्टिकुलर एग्स इन फ्यूचर फॉर फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस वजह से क्या हो रहा है, सेलिब्रिटीज जो हैं वो इसको बहुत ऑप्ट कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। वेस्टर्न वर्ल्ड से ये स्टार्ट हुआ था, नाउ इट्स वेरी वेरी प्रेवलेंट इन इंडिया ऑल्सो। सो दे आर ऑप्टिंग फॉर सोशल एग फ्रीजिंग। हमारे पास यहाँ पर उदयपुर में भी पेशेंट्स आ रहे हैं जो करियर ओरिएंटेड फीमेल हैं, या कभी कभी पर्सनल इश्यूज होते हैं, जैसे डिवोर्स वाला सब्जेक्ट हो गया, कोई लेडी जो है आगे सिंगल रहना ऑप्ट कर रही है, तो उस कंडीशन में भी वो चाहती हैं कि उनकी फर्टिलिटी प्रिजर्व्ड रहे फ्यूचर के लिए, और आज वो कंसीव ना करे, तो एग फ्रीजिंग है। जैसा IVF ट्रीटमेंट होता है उसी तरह से हम एग फ्रीजिंग को भी प्रोसेस करते हैं। इंजेक्शंस दे के ओवरी में कुछ एक्स्ट्रा एग प्रोड्यूस करके हम उनको बाहर निकाल लेते हैं, और फिर उस एग को फ्रीज करके लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर लाइफ लॉन्ग। So this is the medical technical aspect of egg freezing basically. Okay. अब मैम टैबूज की बात हो ही रही है, तो एक काफ़ी बड़ा टैबू है इंडिया में, जो हम ये भी कह सकते हैं कि मेल ईगो को कैटर करता है, दैट इज मेल इनफर्टिलिटी। Exactly. है, वो कंडीशन एग्जिस्ट करती है, पर वो रिकॉर्ड्स में नहीं आ रही है। मेल ईगो इज द रीजन, द बिगेस्ट रीजन। एंड सेकेंड थिंग, वो रिकॉर्ड्स में नहीं आ रही है तो वो उस पर कुछ काम भी नहीं हो रहा है कि उस पर कुछ इलाज हो या ऐसा कुछ भी प्रोसीजर्स आगे हो। सो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, एंड उसकी अवेयरनेस क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि 50% केसेस में मेल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है किसी भी कपल में इनफर्टिलिटी के लिए, 50% केसेस में फीमेल। सो इट इज़ बेसिकली हाफ हाफ। सो इक्वल नंबर ऑफ केसेस में मेल पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है। और जो करंट लाइफ स्टाइल है, अगर हम बात करें स्मोकिंग की, एल्कोहल की, सब्सटेंस अब्यूज़ या ड्रग्स की, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेल इनफर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत इम्पैक्टफुल मैनर में नेगेटिवली जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि बीइंग सिटिंग इन द IVF सेंटर, आई वुड से ऐसा नहीं है कि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी पे अब पहले जितना टैबू रहा है। बहुत फ्रीक्वेंटली हम मेल इनफर्टिलिटी पेशेंट्स देख रहे हैं, और वो बहुत ओपनली हमारे पास में आते हैं। तो वो ईगो वाला या टैबू वाला फैक्टर पहले से बहुत कम हो गया है, स्पेशली नई जनरेशन में जो एजुकेटेड लोग हैं उनमें।
क्योंकि अगर ये सारे रीजन जो मैंने अभी बताए ये कोई रीजन नहीं भी है, बट ओनली स्ट्रेस इज द फैक्टर विच इज वेरी वेरी कॉमन इन द न्यू जनरेशन, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशन, आईटी सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं या किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं पर उनके ऊपर टारगेट्स के प्रेशर हैं, तो इतना स्ट्रेस है लोगों को कि स्ट्रेस की वजह से फर्टिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। तो मेल इनफर्टिलिटी में हम एक बहुत छोटा सा सिंपल सा टेस्ट करते हैं किसी भी कपल को जब इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम होती है, दैट इज अ सीमन एनालिसिस। और सीमन एनालिसिस में हम अलग अलग पैरामीटर्स देखते हैं कि स्पर्म का नंबर कितना है, उनकी मोटिलिटी या मूवमेंट कैसा है, उनकी शेप कैसी है। इन छोटे छोटे से फैक्टर्स को इवेलुएट करके और हम उस डायग्नोसिस पे आ जाते हैं कि बेसिकली किस टाइप की मेल फर्टिलिटी प्रॉब्लम जो है वो चल रही है और उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। उसका भी मेडिसिन से ट्रीटमेंट है, अगर कभी रिक्वायर्ड है तो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, और अदरवाइज आईवीएफ है। दैट्स अ ग्रेट आंसर मैम। स्पर्श को लास्ट 3 इयर्स से नेशनल फर्टिलिटी अवार्ड मिल रहा है, वो कौन सी कैटेगरी में मिल रहा है? देखिए, ये नेशनल फर्टिलिटी अवार्ड्स जो हैं ये 3 साल से स्पर्श रिसीव कर रहा है बाय गॉड्स ग्रेस एंड बाय विशेस एंड लव ऑफ एवरीवन अराउंड एंड बाय योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन एज वेल। वो तो मुझे लगता है शायद कंपोनेंट है ही, लेकिन ये जो दूसरी चीज़ें हैं, दूसरे फैक्टर्स हैं, वो बहुत मायने रखते हैं हमारे लिए कि इतना सारा ट्रस्ट और फेथ सोसाइटी का और पेशेंट्स का हमारे पास है। ये कैटेगरी जो है वो बहुत स्पेसिफिक कैटेगरी, दैट इज द इंटीग्रेटेड केयर कैटेगरी, जहाँ पर ना सिर्फ आईवीएफ बल्कि आईवीएफ के बाद में वो जो पूरा 9 मंथ्स का प्रेगनेंसी का जर्नी होता है वहां से लेके टेक होम बेबी तक स्पर्श जो है वो पूरी सर्विसेज दे रहा है हर कपल को। तो ये एक स्पेसिफिक सेगमेंट है जहाँ पर आईवीएफ यूनिट जो है वो बहुत कम वर्क करती हैं। जनरली आईवीएफ यूनिट आईवीएफ करके और फिर पेशेंट्स उनकी तरफ से फ्री हो जाते हैं कि अब वो जिस भी सेंटर पे चाहे दिखा सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन जो रियल सक्सेस पैरामीटर है किसी भी आईवीएफ ट्रीटमेंट का वो लाइव बर्थ रेट है, यानी कि टेक होम बेबी। वो तो उस सेगमेंट में बहुत कम यूनिट्स वर्क कर रही हैं। तो जब हमने फर्स्ट ईयर, अब से 3 साल पहले फर्स्ट ईयर जब हमने अवार्ड विन किया था वेस्ट जोन इंडिया में, तब उस समय हमारे कंपटीशन में कोई था ही नहीं, इट वाज अनअपोज्ड। और अभी हमने इस साल जो है वो नेशनल लेवल पर इसको हमारा जो रहा है अवार्ड रहा है। तो बहुत कम सेंटर्स हैं इंडिया के, 2 या 3 सेंटर्स ही हैं जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में वर्क कर रहे हैं। सो दैट इज एक्चुअली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि बहुत प्रीशियस हो जाती है, बहुत हाई रिस्क होती है वो प्रेगनेंसी, क्योंकि एज रिलेटेड बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज और डिजीजेस साथ में चलती हैं, तो उनको केयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। प्लस टू गिव देम अ लॉट ऑफ इमोशनल सपोर्ट इन दैट पर्टिकुलर जर्नी, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक चीज नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो किसी को आम जनों को बहुत छोटी लग सकती है, उनके लिए वो चीज उनको बहुत बड़ी परसीव होती है, क्योंकि उनके लिए ये प्रेगनेंसी बड़ी प्रीशियस होती है। डेफिनेटली मैम, अभी जो कॉन्वर्जेशन हुआ हमने बहुत कुछ करियर ओरिएंटेशन, लेट मैरिज या लेट बेबी प्लानिंग के बारे में बातें करी, बहुत कुछ। आप भी तो करियर ओरिएंटेड हैं, यू आर हैंडलिंग सच अ ब्यूटिफुल वंडरफुल हॉस्पिटल, साइमल्टेनियसली बिल्डिंग अ होम, राइट? मैं चाहता हूं कि हमारी ऑडियंस आपके बारे में कुछ जाने कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप कैसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करते हैं। बिकॉज आज का यूथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो यही है कि वी कैन नॉट बैलेंस थिंग्स, इंक्लूडिंग मी, राइट? वी कैन नॉट बैलेंस थिंग, ईदर वी आर टू फोकस्ड ऑन वन थिंग और अदर थिंग। So, ये हम आपसे सीखना चाहते हैं कि हाउ डू यू बैलेंस? Very important question, I think, for everyone. So it's always about the maintaining balance for everyone. Professional और personal life को maintain करना, it's a challenging task for each and every working woman, professional woman. हालांकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि every woman is a working woman, whether she is working at home or she is working outside, but she is a working woman. तो बैलेंस करना सभी के लिए मुश्किल है, हमारे पार्ट पे थोड़ा सा और चैलेंजिंग हो जाता है ऑफ कोर्स। बट गाड़ी चलाते हैं ना हम, कार ड्राइव जो करते हैं, मैं इसको वैसा लेती हूँ, जहाँ रोड कंडीशंस अच्छी मिली गियर चेंज कर दो, जहाँ पर आगे कुछ आपको लग रहा है कि अभी बैरियर्स हैं गियर चेंज कर दो। सो पूरी ज़िंदगी आप बस ये देखते चलो कि राइड आपकी जो है वो स्मूथ रहे और जर्नी अच्छी रहे, कंफर्टेबल रहे, उसके लिए गियर चेंज करते जाओ, जहाँ पर जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लो, सो यू विल बी इन द बेटर शेप एंड बेटर मैनर। और जहाँ तक आपने फैमिली के बारे में सवाल किया, फैमिली में मेरे हस्बैंड डॉक्टर अमित खंडेलवाल, ही इज़ अ इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट एंड ही इज़ अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी इन पारस हॉस्पिटल उदयपुर।
blessed with 2 kids, both of us are. और मेरा बड़ा बेटा जो है वो क्लास 11th में है, प्रणव खंडेलवाल, एंड डॉटर स्वधा, शी इज़ वेरी यंग, very charming young girl. She is in class 3 only, so she added a lot of colors. Myself, I have been, had been going through a lot of things regarding health. तो उससे मुझे एक मैसेज जो मुझे मिलता है लाइफ में कि मैंने वो बहुत सारी सफरिंग्स देखी हैं, मैंने खुद ने बहुत सारे सर्जिकल और मेडिकल इलनेस से मैं खुद गुजरी हूँ, तो उससे मैं शायद पेशेंट की प्रॉब्लम से, सफरिंग से ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ. और मेरे पास में हमेशा पेशेंट को मोटिवेट करने के लिए अपना एक एग्जाम्पल होता है. और आई थिंक पेशेंट को ये बहुत मैटर करता है कि जो डॉक्टर है वो सिर्फ टेबल के उस साइड में बैठ के हमको सिर्फ कोई चीज़, जैसे बोलते हैं ना कि उपदेश दे देना कि बस आपको एक बता दिए वर्ड्स कि हाँ भाई ये करना है, वो करना है, वो नहीं. वो भी एक इंसान है, वो भी इन सारी स्थितियों से, परिस्थितियों से गुजरते हैं, तो उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं वो मैसेज पेशेंट को बहुत मैटर करते हैं. तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऊपर वाले ने ये शक्ति दी है, ये स्ट्रेंथ दी है कि आप खुद अपनी चीज़ों से तो उभर पाओ, लेकिन साथ में एक पॉजिटिव मैसेज के साथ में आगे आओ जिससे आप सोसाइटी को भी कहीं ना कहीं बेनिफिट दे सकते. डेफिनेटली मैम, बिकॉज एज इन पेशेंट अगर मैं बात करूं तो मैं सिंपैथी से ज्यादा डॉक्टर में एम्पैथी की उम्मीद ज्यादा रखूंगा कि देखिए ही और शी कैन एम्पैथाइज विद मी, राइट. एंड जस्ट टू वाइंड अप द होल इंटरव्यू, there'll be so many people of my age, younger to me, recently married, planning to have a baby, they all will be watching you. So एक मैसेज जो आप उन सबको देना चाहेंगे? अपनी बॉडी के लिए एज अ होल, अपनी हेल्थ के लिए, नॉट ओनली बॉडी, फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल इमोशनल हेल्थ के लिए अवेयर रहें, अपने स्कोर्स को जानते रहें, यानी कि आपकी एज क्या है, किस एज में आप मैरिज के लिए जाने वाले हैं, प्रेगनेंसी को कितना लंबा टाइम तक पोस्टपोन करना है, अगर वाकई में ज़रूरी है लंबे समय तक पोस्टपोन करना तो क्या और ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं. तो एक अपने हेल्थ के लिए जागरूक रहें, अवेयर रहें, नंबर 1. जब हेल्थ की बात आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मोकिंग से दूर रहें, सब्सटेंस अब्यूज से दूर रहें. स्मोकिंग इज़ वेरी वेरी डिलीटेरियस टू फीमेल एंड मेल फर्टाइल सेल्स, स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पर्म्स. तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है स्पर्म हेल्थ को. तो इन सब चीज़ों से दूर रहें. स्ट्रेस को जहाँ तक हो सके, ऐसा तो नहीं है कि लाइफ में से स्ट्रेस हट जाएगा, वो तो आना ही है, लेकिन उसको हैंडल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, उसके ऊपर लगातार काम करते रहें. कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस, वीडियोस, अगर सोशल मीडिया देख रहे हैं या अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा अपना फोकस ज़्यादा रखें, बजाय कि आप हमेशा नेगेटिव या वायलेंट या एग्रेसिव कंटेंट की तरफ जाएं. और ज़िंदगी को खूब अच्छे से जिएं. अपने शौक, जो आपके इंटरेस्ट होते हैं, उनको हमेशा बना के रखें. अगर आपका म्यूज़िक या स्पोर्ट्स किसी भी तरफ इंक्लिनेशन है तो अपने जॉब के साथ में इन चीज़ों को ज़िंदा रखें, तो ये आपको अंदर से ज़िंदगी देती रहती है. और ग्रैटिट्यूड में बिलीव करते रहें. दैट्स इट. And one more thing, don't hesitate if you want consultancy or counseling, just seek for it, right? Yes, exactly. Thank you so much, ma'am. It was pleasure talking to you. Same here. Thank you.